इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। हम लोग जुडिशियल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री में वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पेपर बनेगा, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आते हैं कि कौन सी बात किस सेक्शन में लिखी हुई है, कौन सा सेक्शन क्या कहता है, ये वाली चीज़ कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, और ये वाली बात से रिलेट करने वाला जो लीडिंग केस है वो कौन सा है। बस मोस्टली क्वेश्चंस इसी टाइप के बनते हैं। इसलिए आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले पता करना होगा, नंबर 1, भारतीय संविदा अधिनियम कौन से वर्ष का है। द राइट आंसर इज 1872। फिर इसके बाद आपको देखना होगा असेंट की डेट 25 अप्रैल 1872। आपको दूसरी चीज याद करनी है, ये लागू कब होता है, कम इन फोर्स 1 सितंबर 1872। ये जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है, ये बेस्ड है किस पर बेस्ड है, इंग्लिश कॉमन लॉ पर। इतना तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्ट है ये पूरे भारत पर लागू है, होल इंडिया। जहां पहले होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, अब वो वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है, कब से नहीं है, तो उसके लिए है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस एक्ट का नंबर क्या है, 34। इसे असेंट कब मिलती है, 9 अगस्त 2019। लागू कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्ट नंबर क्या है, 9। ये चीज़ें आपको बेसिक यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। आप नोट डाउन कर चुके होंगे, मैं हटा रहा हूँ इसे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने के लिए हमने इसे 2 में डिवाइड किया। एक पोर्शन आता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के सामान्य सिद्धांत, जो कहां दे रखे हैं, सेक्शन 1 से लेकर 75 तक। सेक्शन 1 से 75 क्या दे रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स। और दूसरा आता है विशेष संविदाएं, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, जहां हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जहां हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये आपको दे रखे हैं चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक, और ये आधा पोर्शन जो है वो चैप्टर नंबर 7 से लेके 11 तक। चैप्टर नंबर 7 जो है वो रिलेट करता है सेक्शन 76 से लेके 123, जो अब रिपील हो गया है, और 7 के ये सेक्शंस हट करके एक नया एक्ट बना दिया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, माल विक्रय अधिनियम 1930। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, जो चैप्टर नंबर 7 में दे रखा था। इस पर एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है। इसी तरह से जो 11वां नंबर चैप्टर है, वहां सेक्शंस दे रखे हैं 239 से 266, लेकिन अब ये हटा दिए गए हैं और इसकी जगह पार्टनरशिप आ गया है, पार्टनरशिप एक्ट
1932। तो पार्टनरशिप एक्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, चैप्टर नंबर 11 में। इस पर भी एमसीक्यूज पूछा जाता है, जो अब हटा दिया गया है। अब आपके इंडेमनिटी एंड गारंटी, एक चैप्टर आ गया बेलमेंट का और एक आ गया एजेंसी का। 8, 9, 10। अब हम बात करते हैं इन 6 चैप्टर्स के बारे में। तो ये पता चलता है कि सेक्शन 1 से लेके 75 तक इन्हीं चैप्टर्स में होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक हेडिंग है प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक, और इस प्रारंभिक में 2 सेक्शन है, 1 और 2। बाकी के चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक, सेक्शन 3 से लेके 75 तक है। इतनी बेसिक चीज आपको याद होनी चाहिए, इसमें से एमसीक्यूज का कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रारंभिक, इसमें 2 धाराएं हैं। धारा 1 जो बात करती है संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, व्यावृत्ति, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और सेविंग। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, होल इंडिया, 1 सितंबर 1872 इसका कमेंसमेंट है। सेविंग के अंदर इसने ये वाली बात बोली है कि इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात, किसमें, इस अधिनियम में, एतद द्वारा अभिव्यक्त रूप से निश्चित न किए गए किसी स्टैट्यूट, अधिनियम, विनियम के उपबंधों पर, व्यापार की किसी प्रथा या रूढ़ी पर अथवा किसी संविदा की किसी प्रसंगति पर जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, प्रभाव नहीं डालेगी। यहां पर एक तरह से इसने ये कह दिया कि यदि कोई कस्टम और यूजेस में किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के बारे में कोई बात बताई हुई है तो उस पर किसी भी तरह का ये प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि वो इस लॉ से असंगत ना हो, इनकंसिस्टेंट ना हो, इस लॉ से विपरीत कोई चीज जाए ना। सेक्शन 1 से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है मोस्टली। सिर्फ अगर हम बात करें तो ये पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कमेंसमेंट डेट क्या है, 1 सितंबर 1872। बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में, जिसका हेडिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, लेकिन जिसे डेफिनेशंस के नाम से एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सेक्शन 2 का हेडिंग क्या है, तब तो आप इंटरप्रिटेशन क्लॉज लिख देना, लेकिन जब एग्जाम में ये पूछा जाए कि कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में डिफाइन है, कंसीडरेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन है, तब आपको यही सेक्शंस मेंशन करने होते हैं। जैसे कि संविदा कौन से सेक्शन में डिफाइन है, तब हम लोग लिखते हैं 2H में। यहां एमसीक्यूज में आपको ध्यान रखना है, ये H स्मॉल वाला है, कैपिटल H मत कर देना। हालांकि एमसीक्यूज में इस तरह का ऑप्शन नहीं आ सकता। कारण यह है कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी पेपर आता है, तो हिंदी में स्मॉल और कैपिटल कैसे होता होगा मुझे नहीं पता। जैसे झंडा होगा तो झ ही होगा, उसका स्मॉल और कैपिटल तो होता नहीं होगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आपको 4 ऑप्शन के अंदर ये दे दिया जाए और आप सोचेंगे ये है या ये है, क्योंकि अगर हम लोग उसमें देखें तो वहां तो ज ही आएगा। लेकिन ये बात मैंने क्यों बताई है, क्योंकि हम लोग जब मेंस में लिखते हैं तो कुछ बच्चे 2H लिख दे, तो इस वजह से इसका ध्यान रखना। 2H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के लिए कहा है
एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो इसका मतलब है एग्रीमेंट दो तरह का हो गया, एक एनफोर्सेबल बाय लॉ और एक नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ, अगर ऐसा एग्रीमेंट है जिसे लॉ से एनफोर्स कराया जा सकता है तो हम इसे कहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, तब इसे कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन से ऐसे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ कब होगा, कब हम कहेंगे कि ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, कब कहा जाएगा? व्हेन एग्रीमेंट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, हम इस बात को भी बोल सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट पहले होता है या एग्रीमेंट पहले होता है? एग्रीमेंट पहले होता है, पहले एग्रीमेंट होगा, उसके बाद देखेंगे क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना, पहले एग्रीमेंट होगा। तो इस बात को हम यो भी कह सकते हैं, एग्रीमेंट व्हेन कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट कब एक संविदा बनेगा? एग्रीमेंट को हिंदी में बोलते हैं करार। तब हम ये बोलेंगे कि अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्वेश्चन तो फिर ये बन गया, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट? इसको यू भी बोल सकते हैं, व्हेन एन एग्रीमेंट कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, किसी करार को संविदा कब कहा जा सकता है? कौन से करार संविदा कहलाते हैं? 2H ने तो इतना सा कहा कि संविदा एक करार है, कैसा? जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। तो हमने कहा कोई करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता कब है? When an agreement be enforceable by law, तब इसका जवाब आपको मिलेगा सेक्शन 10 में। तो ये क्वेश्चन आपके मेंस के लिए 3 नंबर में पूछा जा सकता है। सपोज आपसे मेंस में पूछ लिया, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, और आप लिख करके आ गए एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको सेक्शन 2 का H लिखने के साथ साथ सेक्शन 10 भी मेंशन करना होगा, क्योंकि सेक्शन 10 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरे तरीके से डिफाइन करता है। 2H के साथ सेक्शन 10 की बातें भी आपको लिखनी होगी। यहां से अगर MCQs का क्वेश्चन बनाया जाए तो बन सकता है, एग्रीमेंट कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट बी कॉन्ट्रैक्ट, ABCD। तो वहां 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, या फिर यूं कहा जाए किसी एग्रीमेंट को लॉ से एनफोर्स होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो उसके लिए आपको सेक्शन 10 देखना होगा। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो विच एग्रीमेंट आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, विच एग्रीमेंट्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सभी संविदाएं करार होते हैं किंतु सभी करार संविदाएं हो ये जरूरी नहीं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ, ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब एग्रीमेंट है। अब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब एग्रीमेंट है।
सी और डी के बीच में एग्रीमेंट है, ये जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हो। एग्रीमेंट तो है दोनों में ही, लेकिन हमें ये देखना है वो जो उन दोनों के बीच में करार हुआ है वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है या नहीं। यदि है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब कोई करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय कब कहलाएगा, ये बात आपको सेक्शन 10 बताता है। तो क्या बोलता है सेक्शन 10? एक बार सेक्शन 10 को देखिए। सेक्शन 10 बताता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से करार संविदाएं हैं। ये मेंस का क्वेश्चन 3 नंबर का। तो बताता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, इसने साफ साफ कह दिया सभी करार संविदाएं हैं। लेकिन क्या कहता है, इफ लगा दिया ना, किंतु परंतु, यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हैं। ये कहानी आ गई। इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट किसकी? फ्री कंसेंट किसकी? स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, पार्टीज की। लेकिन वो पार्टीज कैसी होनी चाहिए? कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो दूसरी चीज आ गई कंपिटेंट पार्टी। हम लिख सकते हैं कंपिटेंट पार्टी, पार्टी शुड बी कंपिटेंट। जो पक्षकार हैं संविदा करने के, वो कैसे होने चाहिए? सक्षम होने चाहिए। उनके बीच में जो सम्मति है वो कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन, दोनों पक्षकारों के बीच में प्रतिफल का होना अति आवश्यक है। मस्ट कंसीडरेशन, उनके बीच में कंसीडरेशन होना चाहिए। तुम एक की हत्या कर दो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, ये भी तो एक एग्रीमेंट है। लेकिन आपको क्या कार्य करने के लिए कहा जा रहा है? अनलॉफुल, माफ कीजिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। क्योंकि कंसीडरेशन तो है, लेकिन कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए? विधिपूर्ण। तो कैसा होना चाहिए? लॉफुल। तो एक, अगर पार्टीज के बीच में फ्री कंसेंट है, पार्टीज कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उनके बीच में जो कंसीडरेशन तय हुआ है वो लॉफुल है, 3 बातें हो गई। एंड विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, उनका जो उद्देश्य है, उस एग्रीमेंट का जो उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो लिख देते हैं यहां पर लॉफुल ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। आखिर आपने एग्रीमेंट करा किस लिए? हम लोग बिजनेस कर रहे हैं भाई। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने तय किया है 60% ये लेगा प्रॉफिट का और 40% मैं लूंगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वेरी गुड। बाय द वे, आप बिजनेस क्या करेंगे? हम चोरी करेंगे। ओह, आपने चोरी करने का बिजनेस किया है कि हम चोरी करके जो भी पैसा लेके आएंगे 60% तू लेगा, 40 तू लेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट है आपके बीच में, ये उद्देश्य है आपका। आपके बीच में एग्रीमेंट है, नो डाउट आपके बीच में एग्रीमेंट है, क्योंकि एक ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हम चोरी करेंगे, जो भी माल आएगा 60 मेरा 40 तेरा, या 60 तेरा 40 मेरा। बोल मंजूर? हाँ जी मंजूर है। एग्रीमेंट तो है, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है, जो कॉन्ट्रैक्ट करने का जो ऑब्जेक्ट है,
हालांकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है ये, वो तो लॉफुल है ही नहीं, इसलिए तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो चार चीजें आ गई। पार्टीज कैसी होनी चाहिए? कंपिटेंट, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड आर नॉट हियर बाय। हियर बाय, हियर बाय का मतलब क्या हुआ? हियर बाय का मतलब है यहां, कहां? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। एक्सप्रेसली, एक्सप्रेसली का मतलब कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बात लिखी हुई है अगर, तो ये माना जाएगा एक्सप्रेस कर रखा है। डिक्लेयर्ड, टू बी वॉइड, टू बी वॉइड, नॉट हियर बाय, नॉट हियर बाय। इस अधिनियम में उस बात को, उनको डिक्लेयर्ड नहीं किया गया हो। क्या डिक्लेयर्ड नहीं किया गया हो? वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया हो, वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो। तो हम यहां पे लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट वाली बात आपको मिलेगी सेक्शन 13 से लेके 22 तक। कंपिटेंट पार्टीज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 11 और 12। लॉफुल कंसीडरेशन के लिए टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि सेक्शन 2 का डी आपको पढ़ना है, आपको 25 पढ़ना पड़ेगा कंसीडरेशन को लेकर के। सेक्शन 23 को देखेंगे आप। 23 में लिखा हुआ है व्हाट कंसीडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल और नॉट लॉफुल। लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए भी 23। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, तो आपको देखना पड़ेगा 24 से लेके 30 तक। पर ये आधा पोर्शन है अभी तो। इसने तो ये बताया है एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अगर ये सब चीजें एक्यूरेट हैं तो इसका मतलब है ये सब एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ है और ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। तो इन सब बातों को देखेंगे। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट, ये वाली बात ध्यान रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में लॉन्ग में, तो व्हाट कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट एंड व्हाट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलवेज एग्रीमेंट, उसमें तो एग्रीमेंट होगा ही होगा। नहीं नहीं नहीं, केवल वही एग्रीमेंट होंगे जो लॉ से एनफोर्सेबल होते हैं। तो कौन से एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं और कौन से नहीं होते, इस पर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। तो अभी हम पढ़ रहे थे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो विच एग्रीमेंट्स आर एनफोर्सेबल बाय लॉ? इफ सच एग्रीमेंट्स मेड फ्री कंसेंट, competent parties, consideration, lawful object, not absolutely declared void. Agreements are enforceable by law. Contracts. दूसरा पार्ट आता है नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो सबसे पहले ये वो कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो लॉ से एनफोर्स नहीं कराए जा सकते, और जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स। और जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो को हिंदी में बोलते हैं प्रारंभ से ही शून्य। प्रारंभ से ही शून्य। कॉन्ट्रैक्ट बनने की तो दूर दूर तक कोई बात ही नहीं है। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बोलते जरूर ऐसे हैं कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना होता है। जैसे कि मान लीजिए अब ये क्या चीज है, वो माइनर है, एक पार्टी माइनर है,
तो माइनर के साथ आप कोई एग्रीमेंट ही, आपका ये कैसा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है माइनर के साथ करने वाला, जिसमें माइनर के ऊपर लायबिलिटी भी आ जाए। आप पागल के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? इसलिए नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ को कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट, जो दे रखा है 2kG में। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये बनता है, आखिर एग्रीमेंट क्या होता है? तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन दे रखी है 2kE में, और लिखा हुआ है एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन ईच अदर कॉल्ड एग्रीमेंट। अब प्रॉमिस क्या होता है? एक्सेप्टेड प्रपोजल कॉल्ड प्रॉमिस। जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ये बात कहां दे रखी है? 2kB में। वचन दे रखा है 2kB, एवरी प्रॉमिस। तो जब प्रॉमिस और प्रॉमिस क्या हो गया? प्रॉमिस क्या होता है? जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस बोलते हैं। तो प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस ये दोनों 2kB में हैं। प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो प्रपोजल कहां पर है? प्रपोजल है 2kA में। ये प्रपोजल है, तो 2kA में प्रपोजल, 2kB में प्रॉमिस, 2kC में प्रॉमिजर, प्रॉमिजी, जिसे हिंदी में बोलते हैं वचनदाता, और जिसने एक्सेप्ट किया है वो वचन ग्रहीता, वचनदाता और वचन ग्रहीता। इसके बाद प्रतिफल आता है कंसीडरेशन, फिर 2E में एग्रीमेंट, 2F में रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस वो क्या होता है? हर एक वचन, और ऐसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस को बोलते हैं हिंदी में व्यतिकारी वचन। च में दे रखा है, वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो, व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। फिर वॉइड एग्रीमेंट, फिर कॉन्ट्रैक्ट, आई में आ गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और जे में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? शून्य करणीय संविदा। शून्य करणीय संविदा, तो यहां लिखा हुआ है वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्य करणीय संविदा कहलाती है। यहां पे एक वर्ड आ गया ऑप्शन, आपके ऊपर है। ए बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि तुम्हारी ये जो कार है, मैं इस कार को खरीदना चाहता हूं 1000 रुपए में। मैं ये कार खरीदने के लिए तैयार हूं 1000 रुपए में, क्या तुम मुझे ये बेचोगे? बी ने कहा नहीं, तो इसका मतलब है बी ने ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ए ने बी के यहां पर गन रख दिया और कह दिया कि साइन कर दो, मुझे तुम ये कार बेच रहे हो खुशी से, बिना किसी दबाव के, और ये लो 1000 रुपए। अब यहां इस पार्टी की जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, तो ये एग्रीमेंट कैसा है? एनफोर्सेबल बाय लॉ है नहीं, लेकिन ये एग्रीमेंट बन गया, पर ये कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं वॉइडेबल। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। लेकिन सर कंसेंट तो फ्री है ही नहीं यहां पर, तो ये कैसे हो गया? इसके लिए आपको सेक्शन 19 में हम लोग चलेंगे, वहां देखेंगे आखिर वहां क्या बात कही जा रही है। अगर आपकी कंसेंट फ्री नहीं है तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। आइए, ये बात कहां लिखी हुई है आपको देखना पड़ेगा, सेक्शन 14 निकाल लीजिए। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री
व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाई कोर्जन। कंसेंट फ्री कब कही जाएगी? जब वो सम्मति किससे प्रभावित ना हो? प्रपीड़न से, कोर्जन से। अब कोर्जन क्या होता है वो आगे दे रखा है। जब कंसेंट आपकी अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रभावित ना हो, जब आपकी कंसेंट में फ्रॉड ना हो, जब आपकी कंसेंट में मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, जब आपकी कंसेंट में मिस्टेक ना हो, ये सब नहीं होगा तभी माना जाएगा कि आपकी कंसेंट फ्री है। अब आइए 19 निकालिए। व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोर्जन, जब किसी पार्टी की कंसेंट प्रभावित है किससे? कोर्जन से। द एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। तो ये क्या है? एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड एबल, जिसे वॉइड करवाया जा सकता है। कौन करवाएगा? कोई एक पार्टी करवाएगी। कौन सी पार्टी करवाएगी? ए करवाएगी या बी करवाएगी? तो किसकी कंसेंट फ्री नहीं है? बी की। तो फिर बी के पास ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा ले। उसके ऑप्शन पर है, ये जाकर के इसे वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। कहां जाके? कोर्ट में जाके। ये कोर्ट में जाकर के ये कह सकता है कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं है। जब तक ये कोर्ट में नहीं जाएगा तो ये माना जाएगा कि ये जो एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हुआ है वो वैलिड है, यानी कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन ये बात तो हम जानते हैं इसकी कंसेंट फ्री नहीं है, लेकिन इसे कोर्ट में जाकर के बोलना पड़ेगा। जब तक ये नहीं गया ये वैलिड ही माना जाएगा। इसलिए इसे बोला गया है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो किसी एक पार्टी के ऑप्शन पर, जिसे एक पार्टी के ऑप्शन पर वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है शून्य संविदा। मतलब संविदा तो है, शुरू में वो वैलिड थी, लेकिन बाद में चल करके वो जब वो रुक गई, किस बात से रुक गई? परफॉर्म होने से रुक गई, तब वो बन गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ए और बी के बीच में ये एग्रीमेंट होता है, ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप अल्कोहल के 2 पैकेट आप 10 फरवरी को पहुंचा देंगे। ये 2 फरवरी को इनके बीच में ये हुआ, बात तय हो गई। बी ने कहा ओके, लेकिन 6 फरवरी को गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया। तो अब क्या बी इसको परफॉर्म कर पाएगा? नहीं। तो 2 से लेकर के यहां तक तो ये वैलिड था, लेकिन 6 तारीख को जब गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया तो ये कैसा हो गया? वॉइड। ये वॉइड हो गया। एक बात ध्यान से सुनना, जब कोई एक पार्टी कोर्ट में जाती है, वो कोर्ट में क्यों गई? वो डैमेजेस वसूल करना चाहती है अपोजिट पार्टी से। ठीक है, कोर्ट क्या अपोजिट पार्टी से उसे डैमेजेस दिलवा देगा? पहले वो ये देखेगा कि क्या इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी कि नहीं हुआ। कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ है, बिल्कुल सही है। अब कोर्ट ये देखेगा कि जो मेरे सामने आया है डैमेजेस मांगने वाला, उसने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया कि नहीं कर दिया। तो कोर्ट ने देखा इसने तो अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया। अब जो बारी है वो डिफेंडेंट की है, प्रतिवादी की है। उसको अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना चाहिए था, उसने पूरा नहीं किया। सही बात है। डिफेंडेंट को अब मैं ये बोलूंगा कि भाई देखो, तुम्हें अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना चाहिए था, तुमने किया नहीं, अब तुम डैमेजेस दो। लेकिन नेचुरल जस्टिस क्या कहता है? नेचुरल प्रिंसिपल क्या कहता है? कि दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए।
हाँ, ये बात तो है। जब डिफेंडेंट को कोर्ट में आया और डिफेंडेंट की बात को जब जज साहब ने सुना, तो जज साहब ये बोले प्लेंटिफ से कि प्लेंटिफ, डिफेंडेंट अगर उस काम को पूरा नहीं कर पाया अपने ऑब्लिगेशन को, तो उसमें डिफेंडेंट की गलती नहीं है। डिफेंडेंट ने इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं किया, सरकमस्टांसेस ही कुछ ऐसे बन गए थे कि वो पूरा हो ही नहीं सकता था। अरे, जब गवर्नमेंट ने शराब के ऊपर बंद लगा दिया तो ये कैसे लेके जा सकता था, आपको कैसे सप्लाई करता? और इसके हाथ में तो था ही नहीं कि गवर्नमेंट को इसके हाथ में थोड़ी ना है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया? ये कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया वॉइड। और जब कोई कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखना, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो ये समझ के चलो अभी आप कि डिफेंडेंट किसी भी डैमेजेस के लिए लायबल नहीं होगा। तो डिफेंडेंट यदि बचना चाहता है डैमेजेस से, अपनी लायबिलिटी से, तो कोर्ट को वो ये साबित कर दे कि हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। शुरू में तो वैलिड था, तभी तो हम यहां हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया जो मेरे हाथ में नहीं था, और जो कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर था वो तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती नहीं थी, मेरी वजह से नहीं हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा डिक्लेयर हो जाएगा? शून्य संविदा। और जब कोई संविदा शून्य घोषित हो जाती है तो प्रतिवादी किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए लायबल नहीं होता। इसको ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूं कि लायबल कब होता है। जब कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाए कि दोनों पक्षकारों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बिल्कुल हो गया। और दूसरी बात ये, जब उसने प्रतिवादी को सुना तो कोर्ट इस बात को समझ गया कि प्रतिवादी अपने दायित्व को पूरा कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, उसकी नेग्लिजेंसी थी, उसी की लापरवाही थी, उसी की वजह से ऐसा हुआ कि वादी को नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए प्रतिवादी क्षतिपूर्ति के लिए दायित्वाधीन है। हैंस द डिफेंडेंट इज लायबल फॉर डैमेजेस। और यहां पर आपका प्रिलिमिनरी यानी कि सेक्शन 1 और 2 कंप्लीट होता है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर। पर्टिकुलर, जनरल, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, ओपन, कुछ भी बोल दीजिए, कंटिन्यूइंग ऑफर, ये भी बोला जा सकता है, लगातार। पर्टिकुलर ऑफर किसे किया जाता है? जनरल ऑफर किसे किया जाता है? क्रॉस ऑफर किसे किया जाता है? काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, ये किसे किया जाता है? पर्टिकुलर ऑफर तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को किया जाता है। किसको किया जाता है? टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। इसे आप स्पेसिफिक ऑफर भी कह सकते हैं, जो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को किया जाता है। ए ऑफर्स टू बी, ए ने बी को ऑफर किया, आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर ₹10,000, वुड यू लाइक टू परचेज इट? तो ए ने किसको ऑफर किया? बी को। यह कहलाता है स्पेसिफिक ऑफर, पर्टिकुलर ऑफर। ए ने बी को ऑफर किया कि भाई मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 1,000 रुपए में, क्या तुम लोगे? तो सी बोला यस, आई एम रेडी टू परचेज इट फॉर ₹1,000। अब यहां पर बात आती है, क्या ए और बी के बीच में
कॉन्ट्रैक्ट बन गया? तो आंसर है नो। नो। जब ए ने किसको ऑफर किया था? बी को। बी कुछ बोल ही नहीं रहा, लेकिन इसके पास में सी खड़ा था। सी बोलता है यस आई एम रेडी टू परचेज इट। तो क्या ये ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑफर किसको किया गया था? बी को। टू whom द प्रपोजल इज मेड। तो भाई साहब करा तो बी को था, बी की तरफ से तो कोई जवाब आया नहीं, तो इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। ये सी कौन है? ये सी खामखा। सी कौन है भाई? एक स्ट्रेंजर है ये। कौन है सी? सी एक अजनबी है। सी एक स्ट्रेंजर है। ए क्या कर रहा है? बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सी एक स्ट्रेंजर है, वो आ गया बीच में खामखा। नहीं, ये नहीं हो सकता। या यूं समझ लो, ए ने बी को कार दे दी मान लो, अब ए को पेमेंट चाहिए, तो ए सी के पास जाके पेमेंट मांगेगा क्या? सी तो बोल देगा भाई साहब मेरे पास क्या लेने आ रहे हो, बी को कार दिए, बी से पैसा मांगो। नहीं, ए बी से, अगर बी कहता है यस, ए दे देता है डिलीवरी, तो बी को पेमेंट देना चाहिए। अगर अब ए अपना पेमेंट किससे मांगेगा? बी से मांगेगा। अगर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तब। तो ये कैसा ऑफर है? ए ने बी को ऑफर किया, ये पर्टिकुलर ऑफर है, ये स्पेसिफिक ऑफर है। जनरल ऑफर क्या होता है? जनरल ऑफर किसे कहते हैं? वर्ल्ड एट लार्ज, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सभी को किया जाता है। जैसे कि जो कोई मेरे खोए हुए कुत्ते को ढूंढ के ले आएगा, उसे मैं 5,000 रुपये दूंगा। जो कोई मेरे बच्चे को ढूंढ के ले आएगा, उसे मैं 5,000 रुपये दूंगा। अब ये ऑफर है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं किया है, इसने ये ऑफर पूरे सभी को किया है। इसे बोलते हैं जनरल ऑफर, सामान्य प्रस्ताव। जब कोई प्रस्ताव किसी पूरे वर्ल्ड को किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में सवाल यह आता है, उस प्रस्ताव को, उस ऑफर को कौन एक्सेप्ट करेगा? पर्टिकुलर के अंदर कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसको ऑफर किया गया है। किसको किया गया है? बी को, तो बी करेगा। जनरल ऑफर में कौन करेगा? एनीबडी, कोई भी कर सकता है भाई। हु परफॉर्म द कंडीशन। क्या बोल दिया मैंने? जो मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा, उसे 5,000 रुपये दूंगा। अब मेरी कंडीशन क्या है? मेरे बच्चे को ढूंढ के ले आओ। तो जो कंडीशन को पूरा कर देगा, हम ये मानेंगे उसने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जी 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 मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। दादा एक्सेप्ट कर रहा हूं से क्या मतलब है? एक्सेप्ट तो न जाने जिन जिन लोगों ने ये विज्ञापन पढ़ा होगा वो सब एक्सेप्ट कर रहे होंगे। मैंने तो ये जनरल ऑफर किया है, जो कंडीशन पूरी कर देगा हम मानेंगे भाई उसने ये काम पूरा किया। क्रॉस ऑफर, तो इसमें क्या होता है? ऑफर क्रॉसेज ईच अदर। क्रॉस ऑफर, मैंने तो ऐसा अभी तक कभी देखा नहीं। यानी कि ए ने बी को ऑफर किया कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 1,000 रुपये में, क्या तुम खरीदोगे? इधर से बी ने ऑफर किया ए को, मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं 1,000 रुपये में, क्या आप बेचोगे? इधर से इसका लेटर गया, उधर से उसका लेटर आया, क्रॉस, दैट्स कॉल्ड क्रॉस ऑफर।
रिजल्ट क्या निकलता है सर इसका? इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? नो एक्सेप्टेंस, नो कॉन्ट्रैक्ट। इसने भी अपना ऑफर दिया, उसने भी अपना ऑफर दिया। इसे बोलते हैं क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? अब इसे समझो। काउंटर ऑफर मतलब रेस्पॉन्स ऑफ ऑफर। रेस्पॉन्स ऑफ ऑफर। ए ने बी को कहा मैं अपनी कार 1,000 रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे? बी ने कहा भाई साहब अगर आप 800 रुपए में दो तो मैं ले लूंगा। क्या ये एक्सेप्टेंस है? नहीं, ये ऑफर का ऊपर एक ऑफर डाल दिया, इसे बोलते हैं काउंटर ऑफर। ए ने कहा नहीं देनी, माफ करिए नहीं देनी, तो बी बोला अच्छा ठीक है भाई साहब आप 1,000 रुपए में ही दे दो, मैं तैयार हूं लेने को। तो ए बोला भाई साहब माफ करो नहीं बेच रहा मैं तो बी बोलता है आपने तो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, क्योंकि अभी आप ही कह रहे थे मैं अपनी कार 1,000 में बेचना चाहता हूं और अब मैंने आपको कह दिया कि मैं खरीदने को तैयार हूं तो आप मना कर रहे हो बेचने से। भाई साहब बात ही खत्म हो गई, क्योंकि जब मैंने आपको ऑफर कहा था, ऑफर दिया था कि मैं अपनी कार 1,000 में बेचना चाहता हूं क्या तुम लोगे, तो तुमने कहा 800 में बेचोगे तो लूंगा। तो मेरे वाले ऑफर को तो वहीं खत्म होगी कहानी, वो ओरिजिनल ऑफर तो खत्म हो गया। अब तुम्हारा ये काउंटर ऑफर ऊपर चल गया, मैंने मना कर दिया। अब तुम कह रहे हो कि मैं अच्छा ठीक है भाई साहब आपकी कार के मैं 1,000 रुपए देने को तैयार हूं, मुझे दे दो। अब वो क्या है? अब वो तुम्हारी तरफ से ऑफर है और मैंने उसको मना कर दिया। इसे कहते हैं काउंटर ऑफर। अब आता है लास्ट स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग कंटिन्यू। ये एक्चुअली में क्या होता है? ये जो ऑफर होता है ना, ये किसी एक ओपन फॉर अ टाइम पीरियड, ओपन फॉर अ टाइम पीरियड, किसी एक निश्चित समय के लिए होता है ये। जैसे कि हमने ये ऑफर दिया, ए और बी के बीच में बात हुई कि 1 साल तक आपके ऑफिस के अंदर जो स्टेशनरी का सामान है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये स्टैंडिंग ऑफर हो गया। अब उस 1 साल के अंदर अंदर कितने ही ऑफर हो सकते हैं। भाई साहब 500 चेयर भेजना, भाई साहब पेपर रिम दे देना 50 पैकेट, आपने भेज दिया आपको। फिर 2 महीने बाद भाई साहब 10 रिम भेजना। तो एक टाइम पीरियड के लिए, जो फिक्स टाइम पीरियड के लिए ओपन रहता है, कंटिन्यू ऑफर कहलाता है, स्टैंडिंग ऑफर कहलाता है। और यहां पर आपके टाइप्स ऑफ ऑफर कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर चलते हैं और वो चीजें आपके सामने आएंगी इन पर, और इसमें भी इंपॉर्टेंट है जनरल ऑफर। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के अंदर आपको केस लॉज पढ़ने हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल ऑफर से रिलेटेड ही केस लॉज हम लोगों को तैयार करने हैं। क्लास को मैं यहीं ओवर कर रहा हूं। शाम की क्लास में हम लोग जनरल ऑफर और उस पर जो बेस्ड इंपॉर्टेंट केस लॉज है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।